हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9वीं का जेक बोर्ड का सोशल साइंस का एग्जाम था। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का आंसर की को बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो और देखो कि आज की परीक्षा में सोशल साइंस में आप लोगों ने कितना उत्तर को सही किया है। यहाँ पे टोटल जो प्रश्न पूछा गया था 40 प्रश्न। इसमें देखना कि आप लोग 40 में से कितना उत्तर सही किए, और जितना सही किए होगे वो आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, काफी लॉलीपॉप सवाल, काफी आसान सा सवाल था कि जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय उसकी उम्र क्या थी। तो मैंने बताया था उस समय उसकी उम्र कितना था, 20 वर्ष, है ना। मैंने 2-3 दिन पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया भी था कि फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां जब बैठा था उस समय उसका उम्र 20 वर्ष था। अगर वैसे नहीं याद था तो आप लोगों को मैंने रात में बताया था इसका जन्म और ये राजगद्दी पर कब बैठा था। तो इसका जन्म हुआ था 1754 में, और ये आपका राजगद्दी पर बैठा था 74 में। तो अगर डिफरेंस देखते तो 20 वर्ष यहां से भी निकल सकता, बस थोड़ी सा कॉमन सेंस लगाना था। देखिए, इसका नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था कि लुई 16वां के शासन काल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी। तो कौन सा बच्चों? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाता आपका फ्रांस का, है ना, फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था कि फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत तेजी से वृद्धि हुई। तो वहां के जो मुख्य खाद्य था पावरोटी था। क्या था? पावरोटी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, चौथा नंबर जो सवाल पूछा गया था कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे। तो वो अपने संपूर्ण फ्रांसीसी के प्रवक्ता मानते थे। तो चौथा का जो हो जाता डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता, चौथा का डी नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। तो रूसी साम्राज्य की लगभग कितना परसेंट? तो 85%। जी हाँ, 85% जनता जो थी वो खेती पर आश्रित थी। अगला देखिए, आपका जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय किया था। तो ये हिटलर किया था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का निर्णय यही लिया था हिटलर जी, है ना। नेक्स्ट देखिए, आपका 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1929 से 1932 तक अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश का क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा था? तो राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, है ना, ये भी प्रभाव पड़ा था। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, ये भी था। और निर्यात जो है गिरता जा रहा था। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही हो जाता। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले की रचयिता निम्न में से कौन था। तो वो था राजेट दी लाइल। कौन था? राजेट दिलाइल, ऑप्शन नंबर 20। तो 8 का आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका 9 नंबर सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किसके विचार को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। मैंने सुबह मॉर्निंग में ही बताया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर तो कार्ल मार्क्स, है ना, ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पूछा गया था कि 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो जंगल के 2/3 हिस्से का आरक्षित करने, हाँ ये भी हो जाता। और यहाँ पे घुमंतु खेती रोकने, ये भी, ये और ये भी। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाता बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, आपका 11 नंबर सवाल पूछा गया था कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार की ज्यादातर भागों में फैला है। तो ये मालवा का पठार में ज्यादातर फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। कितने बच्चों ने यहां पर ऑप्शन ए को किया था? सभी का सही उत्तर है। देखिए, यहां पे नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 12 नंबर में कि 1869 में, है ना, 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। ये भी हम आप लोग को बताए थे, स्वेज नहर के खुलने से। स्वेज नहर के खुलने से मैंने 3-4 दिन पहले जो लाइव सेशन लिया था उसमें आप लोगों को बताया था कि ये स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के जो बीच की दूरी है ना वो कम हो गया था। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पूछा गया था आपका कि नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाता है आप लोग का त्रिभुजाकार। क्या हो जाता है? त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पूछा गया था आपका गारो, खासी व जंतिया, ये तीनों पहाड़ियां का नाम है ना। और ये भारत में जो है किस राज्य में है। तो ये भारत के जो है आपका मेघालय राज्य में है। कहां पे है? भारत के। गारो हो गया, खासी हो गया, जंतिया, ये आपका मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला सवाल है हिमालय की नदियां अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है। तो हिमालय की नदियां जो है अपने मार्ग के ये ऊपरी भाग में अपरदन करती है, ऊपरी भाग में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, वहां पे अगला सवाल था तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता
तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो भाई तापमान, वायुमंडल, किसका? तो मौसम और जलवायु का, है ना, मौसम और जलवायु का, क्लाइमेट का। तो 16 का जो राइट उत्तर हो जाता है सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला पूछा गया था, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक व केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसको अम्ल वर्षा कहा जाता है ना। अगर बात करें यहाँ पे अम्ल वर्षा है नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अम्ल वर्षा को हम लोग पूरे मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। मैंने अम्ल वर्षा बोला था, अम्ल वर्षा का दूसरा नाम भी क्या होता है? पूर्व मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर हो जाएगा, 17 नंबर हो गया, 18 नंबर में, भारत जैसे देश सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज्यादा है? देखिए मैंने यही सवाल को बस थोड़ा सा उल्टा कराया था, वहां पे बोले थे ना कि नदियों के लिए कौन कौन उपयोगी है ना, तो ये सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत। देखो देख रहे क्वेश्चन को कैसे पलटा जा रहा है। बस मेरे प्यारे बच्चों मैंने सारा चीज यहां पर कराया, बस क्वेश्चन को थोड़ा पलट पलट कर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाता है? नदियां, है ना। नदियां जो है यही है सिंचाई का, नौ संचालन का और जल विद्युत का निर्माण में ये बहुत ही ज्यादा महत्व है ना। अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है आपका, खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ज्यादा औसत वर्षा प्राप्त है? तो सबसे ज्यादा औसत वर्षा क्या बोले थे हम? मेघालय, मासिनराम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, लगभग सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग सवाल बताए गए हैं, और कुछ सवाल जो ऐसे थोड़ा सा पलट कर पूछे गए, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर कॉमन सेंस लगा करके मारते तो सारा उत्तर आप सही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सही भी किया होगा। देखिए 20 नंबर सवाल पूछा गया था सोशल साइंस के, अगर हम देखिए हिस्ट्री में थोड़ा सा घुमाया है, बाकी सारा देखिए इधर नीचे वाले क्वेश्चन सब का सब इजी क्वेश्चन है ना। वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? तो ये भारत बन सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था 21 नंबर की, किसी निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो ये मैक्सिको जो है ये सिर्फ का सिर्फ शासक दल ही चुनाव इसका लड़ सकता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 22 नंबर में था, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति को इतना बड़ा अधिकार है बच्चा, राष्ट्रपति का अधिकार है ना। हम बोले भी थे कि राष्ट्रपति बहुत ही इसका ज्यादा अधिकार होता है ना, और ये देश के पहले नागरिक भी कहलाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा विश्व के किस देश में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व का सबसे जो है ज्यादा, सबसे विश्व इतिहास का सबसे ज्यादा अब तक भयावह अकाल था? तो ये चीन का था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट। अगला सवाल देखिए 24 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है? तो देखिए किस सभी नागरिक सक्रिय भागीदारी किस में लेते हैं? तो लोकतांत्रिक तो ही एक ऐसा देश है बच्चा जिसमें सभी नागरिक क्या है, सक्रिय भाग तक ले सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है? तो न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संविधान। तो यहाँ पर सरकार के अधिकारों को सीमा तय कौन करता है? संविधान करता है। हम बताए थे सुबह मॉर्निंग बोले थे कि नहीं कि संविधान जो है ये सरकार के अधिकारों को सीमा को तय करता है कि वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा मनमानी नहीं कर सकता है, वो किस हद तक काम कर सकता है, ये संविधान बताता है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया था आपका कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा? एकदम मॉर्निंग में फर्स्ट बोले थे प्रस्तावना को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है ना, प्रस्तावना को। चलिए अगला देखते हैं, हमारा लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो मत देने का अधिकार प्राप्त है, ये है। चुनाव लड़ने का भी, प्रतिनिधि बनने का भी अधिकार है, अपने विचार को व्यक्त, हमने बोला था ना विचार को व्यक्त करने का भी अधिकार है अनुच्छेद 19 में, है ना। तो ये सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं हमारे नागरिक को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? बोलो, बताए थे कि नहीं? आपका महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एकदम डायरेक्ट पूछा गया सवाल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि के राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? हाँ, ये भी तो मैंने कराया, निर्वाचित प्रतिनिधि है ना, निर्वाचित प्रतिनिधि जो जाते हैं कहाँ? संसद में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारा 30 नंबर जो पूछा गया था, संसद का अधिकार निम्न में से क्या हो सकता है? तो देखिए वो नए कानून बना सकता है, कानून में संशोधन भी कर सकता है और कानून को खत्म भी कर सकता है। तो सभी अधिकार हो जाता है बच्चा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था आपका, पालमपुर गाँव में अधिकांश भूमि के स्वामी के उच्च जाति के हैं, वह कितने परिवार निवास करते हैं, है ना। तो
तो ये आपके कितने 80 परिवार है ना, टोटल परिवार 450 था, जिसमें से 80 परिवार जो है उच्च जाति के लोग थे, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपका, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, तो ये गांव में है ना, गांव में उत्पादन की, अरे भैया डायरेक्ट पूछा गया था कि डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है, तो कृषि करना, सबसे ज्यादा कृषि, वहां के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 33 नंबर है ना, उधर बस 15 ही सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा, उसके बाद 15 से बाद एकदम इजी क्वेश्चन कर दिया इधर, है ना। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता क्या है, तो ये पहला था आपका, पहला आपका था भूमि, हमने बताया भी था, पहला भूमि और दूसरा आपका श्रम, है ना, दूसरा श्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर रहता 33 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया था आपका, हाँ देखो, जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता रहता है, उन्हें किस प्रकार की पूंजी कहते हैं, बोले था ना कि एक वर्ष से ज़्यादा जब हम लोग उसका यूज करते हैं, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मतलब बदलते नहीं, तो उसको हम लोग अस्थायी पूंजी कहते हैं। और कार्यशील पूंजी को क्या हमने बताया था कि जो 1 साल से कम चलते, तो जो यहाँ क्या बोला गया है, कई वर्षों तक प्रयोग होते रहते हैं, तो उसको अस्थायी पूंजी कहते हैं, फिक्स कैपिटल कहते हैं। बोलो मॉर्निंग में कितना अच्छे से समझा दिए थे इसको हम लोग। हाँ, पालमपुर गाँव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन पलटा है, ज्वार और बाजरा कौन किस प्रकार का फसल है, तो खरीफ फसल है। और खरीफ फसल कब होता है, हम बताए थे सुबह में, क्या, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। अगला देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया कि मानव संसाधन में निवेश, है ना, किस किस में निवेश, शिक्षा और चिकित्सा में निवेश, है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करता है, तो भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, तो ये बहुत उच्च प्रकार के। अब देखो मानव संसाधन में अगर हम लोग बताए भी थे ना कि जो देश शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करता है वो कैसा देश बनता है, विकसित देश। तो यहां पर प्रतिफल क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, एकदम उच्च प्राप्त होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाता। देख रहे हैं विनोद कैसे क्वेश्चन को एकदम बस हल्के हल्के घुमाया है ना। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको कर लो, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें करो, है ना, उसके साथ साथ और भी उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कर लो, एकदम बता रहे हैं कि एग्जाम मस्त जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना, और उसके साथ साथ जो रिलेटेड होता है उसको, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं ना पूछेगा, उसी को घुमा कर उससे रिलेटेड वाले सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस करवाया था आपको, मॉडल पेपर भी प्रीवियस करवाया था, उसी से देखिए थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा कर पूछा। शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, बिल्कुल निवेश करते हैं, क्योंकि उनमें स्वयं भी निम्न में से किस महत्व का अनुभव किया होगा, है ना। मतलब माँ बाप जो है शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, तो आखिर वो क्या अनुभव किए होंगे, जो कि कौन सा अनुभव किया होंगे जो कि माँ बाप शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो किसका अनुभव किए होंगे, तो वो किए होंगे शिक्षा का, जी हाँ, शिक्षा का वो अनुभव किए होंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है ना, तो यही अनुभव किए होंगे, इसीलिए वो क्या करते हैं, देखते हैं अभी अभी जितने भी माता पिता हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन वो अपने बाल बच्चे को जरूर पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि वो शिक्षा की कमी को अनुभव किए हैं, शिक्षा के महत्व को समझे हैं वो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्या पूछा गया था, भारत में लगभग 26 करोड़ जनसंख्या क्या है, तो भैया निर्धन भी है और कुपोषण के भी शिकार है, तो निरक्षर भी है, मतलब कि बिना पढ़े लिखे भी है, तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाता है ना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है, तो ये कौन सी समस्या है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सब समस्या तो है, लेकिन सबसे कठिन समस्या का बात कर रहे हैं तो निर्धनता, जी हाँ, यहाँ पर ज़्यादा गरीबी है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाता। देखिए लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल से पहले मैंने कहना चाहता हूँ आप लोगों से, और लास्ट सवाल तो लॉलीपॉप है, ये तो आप लोग सब बता दो, एकदम आंख बंद करके बोलोगे, एकदम बोलो बोलो, आया मॉर्निंग में बताए थे कि नहीं, है ना, कि कौन सा जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से बोलो, मॉर्निंग में बोले थे कि नहीं, मॉर्निंग में नाइट में दोनों टाइम बता दिए थे, है ना, डायरेक्ट सवाल पूछा गया, डायरेक्ट आपका यहाँ से सवाल पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इस सोशल साइंस में एग्जाम अच्छा गया होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो 15 तक था बस उसी को घुमाया है, उसके बाद एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आया कि आप क्वेश्चन को कैसे पूछा जाए, है ना, तो उसके बाद फिर आप लोग का इजी क्वेश्चन सारा डाल दिया है, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोगों, और मतलब इस बार का जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा सेट किया, हम जैक बोर्ड को तारीफ करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सेट किया है, इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा थोड़ा घुमा के, मतलब यहाँ से क्या होगा, छात्रों के मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी, है ना, मानसिक क्षमता, सोचने समझने की वृद्धि होगी इसमें, बस ऐसे क्वेश्चन ही सेट करना चाहिए एग्जाम में। सारा का सारा समझ पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, और कुछ कुछ चीज़ें बुक से ली गए हैं ना, तो ध्यान रखना है।
और अब हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है, अब तो ये आपका एक ट्रेलर था, ठीक है, क्लास 9th, लेकिन अब आप क्लास 10th में क्या करना है, धमाका मचाना है, क्या करना है, धुआं धुआं करना है। और धुआं धुआं करने के लिए आप लोग को अभी से मोटिवेशन हम करते हैं पूरा। अगर अभी मोटिवेशन करेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ आपका 10 दिन और 20 दिन का मोटिवेशन हो, नहीं, हम अभी जो मोटिवेट करेंगे वो पूरा साल भर का मोटिवेशन होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही आप लोग का स्कूल जाना है आप लोगों को, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपके साथ ऑनलाइन कोर्स आप लोग के लिए हमने लॉन्च भी कर दिया है। आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस के साथ साथ आप लोग को क्या मिलेगा, जो ऑनलाइन क्लास हो जाएगा, लाइव क्लास, वो रिकॉर्ड होकर के उसी में रह जाएगा। अगर आप नहीं देख पाते हो लाइव क्लास तो वो फिर बाद में भी देख सकते हो, ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। और पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और आप साथ ही साथ आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, तो आप लोग आराम बैच में जरूर जुड़े और साल भर पढ़े बच्चों, है ना। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना पढ़ करके छोड़ दे, एकदम साल भर एकदम पूरा अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर, धन लगाकर, सारा चीज करके, है ना, मन तन मन धन सब लगा देना है। और 10th में एकदम फोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों, फोड़ देना है। कहते हैं ना कि तैयारी शुरू से किया जाए तो कैसे ना बेस्ट मार्क्स है। अब वही करोगे तैयारी दिसंबर में और जाके सितंबर में तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एकदम तैयारी से अभी से पूरा मोटिवेशन बनाए रखना है और पूरा का पूरा साल भर पढ़ना और अच्छा से पढ़ना है बच्चों। चलिए लाइव को हम यहीं पे इस वीडियो को अंत करता हूं, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अपने दोस्तों मित्रों सभी को, और देखो कि आपके दोस्त ज़्यादा ला रहे हैं या आप ला रहे हो, ठीक है। सबको एक बार शेयर करके और पूछो कि कितना नंबर वो ला रहे हैं। और आप लोगों को बहुत डर है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि थोड़ा सा गलत ज़्यादा कर दिए हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूँ कि कितने नंबर में आपका कितना ग्रेड आने वाला है, ठीक है। तो ग्रेड वाला भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद आप लोग को मिल जाएगा ग्रेड का वीडियो, ठीक है, कि आपका कितना नंबर लाने से पास होंगे, कितना ग्रेड लाने से, कितने नंबर लाने से कौन सा ग्रेड होगा, ए होगा, A+ होगा, B होगा, C होगा, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, उसे आप जरूर देख लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। और चैनल फर्स्ट पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।